classes. Today is 10th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ some current affairs topic को लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC as well as state PCS. So without wasting the time, let's come to the first topic. River Cities Alliance. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूज है. नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा NMCG on behalf of River Cities Alliance RCA has signed a memorandum of common purpose MOCP with the Mississippi River Cities and Town Initiative MRCTI, representing 124 cities towns situated along the banks of the Mississippi River, USA. ओके, तो ये रिवर सिटीज अलायंस क्या है? तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस इन द वर्ल्ड, सिंबलाइजिंग द सक्सेसफुल पार्टनरशिप ऑफ टू मिनिस्ट्रीज. तो यहाँ भारत के दो मिनिस्ट्रीज का एक पार्टनरशिप हुआ था जिसके द्वारा कि ये रिवर सिटीज अलायंस बना था. देखो, रिवर का मतलब हो गया वाटर से रिलेटेड, तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर वर्ड उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की बात करें, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड सिटीज, तो रिवर सिटी अलायंस. तो यहाँ क्या हुआ है कि ये रिवर सिटी अलायंस का एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन हुआ है मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव. तो अभी पूरे विश्व में ऐसा चला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर क्लासेस. टुडे इज 10th दिसंबर 2023. लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ सम करंट अफेयर्स टॉपिक्स को लेकर. दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस. So without wasting the time, let's start the first topic. First topic of today is River Cities Alliance. देखो, रिवर सिटीज अलायंस ये इंडिया का अपना एक इनिशिएटिव है. ये इनिशिएटिव यानी कि एक समझ लो कि पार्टनरशिप है, एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप इसे कहा जाता है इंडिया में. रिवर यहाँ रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को, एंड सिटीज द वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर सिटीज अलायंस क्यों कहा गया है. एक्चुअली ये अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है. दैट्स वाई ऐसा लिखा गया है रिवर सिटीज अलायंस. और रिवर सिटीज अलायंस की तरफ से NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने साइन किया है, एक MOU कह सकते हो या फिर मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ. यानी कि एक ये MRCTI, ठीक है, MRCTI ये USA में और इंडिया में अपना NMCG, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक MOU साइन किया है, MRCTI और NMCG ने. ठीक है, ओके. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द मेंबर सिटीज विद अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट्स दैट आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सपोर्टिंग इनोवेशन. देखो, अगर रिवर को सच में हमें क्लीन रखना है, रिवर को लेकर के अगर हमें थोड़ी सी भी कंसर्न है, तो हमें थोड़ा सा एक मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान देना होगा अर्बन एरिया में. ठीक है, अर्बन रिवर्स में अगर मैनेजमेंट ठीक से हो जाता है, बिकॉज मैक्सिमम जो नदी का लोड है, कचरा है, वो तो अर्बन सेंटर्स पे ही उसमें जाता है. तो यहाँ क्या है कि मेंबर सिटीज जो हैं इसके MRCTI का या फिर ये जो रिवर सिटीज अलायंस है इसका जो मेंबर सिटीज है, इनके बीच में एक एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन का कि कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए रिवर्स के आसपास के शहरों का, जिससे कि रिवर में पॉल्यूशन कम से कम हो और सिटी में अच्छे से अच्छे तरीके से सारे के सारे चीज़ों का रिसाइकलिंग हो सके और सिटी का सारा मैनेजमेंट अच्छे से चले. इसको लेकर के एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये MOU साइन हुआ है. दिस इज कॉल्ड मोमेरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस. द अलायंस इज ओपन फॉर ऑल रिवर सिटीज ऑफ इंडिया. ये अबाउट रिवर सिटीज अलायंस की बात हो रही है. इट फोकसेस ऑन 3 ब्रॉड थीम्स: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट. तो जितने भी इसमें अलायंस में सिटीज हैं वो आपस में सबसे पहले तो नेटवर्किंग रखते हैं, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग पर अपना एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं एंड टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. द सेक्रेटेरिएट ऑफ द अलायंस इज सेटअप एट द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स. तो यहाँ इसका सेक्रेटेरिएट ऑफिस है. ये रिवर सिटीज अलायंस की बात हो रही है और ये अलायंस इंडिया के सभी रिवर सिटी के लिए ओपन है, वो आकर के इस पर साइन कर सकते हैं.
और हम देखते हैं कि जो भी रिसेंट में कोई एक इवेंट होता है तो उसी से कोई स्टैटिक में जाकर के क्वेश्चन ढूँढा जाता है यूपीएससी या फिर अदर कमीशंस के द्वारा। सो वी आर गोइंग टू सम ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज़ मिसिसिपी रिवर। आप सबको पता रहना चाहिए कि इसका सोर्स जो है वो लेक इटास्का है, ठीक है? और माउथ इसका कहाँ है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में है, ठीक है? तो ये आपको याद रहना चाहिए और एक बार मैप भी देख लेते हैं। देखो यहाँ लेक इस इटास्का से ये निकल रहा है मिसिसिपी रिवर और इस तरह से होते हुए कई सारे इसके बेसिन हैं और ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी हैं ढेर सारे और फाइनली जाकर के गल्फ ऑफ मेक्सिको में यहाँ पर ये जा रहा है। और ये जो प्रोविंस है ये मिसिसिपी है और ये शायद इस प्रोविंस का नाम मिसिसिपी इसलिए है बिकॉज मिसिसिपी इसमें परहैप्स सबसे लंबा है और यहीं के बाद थोड़ा और डिस्टेंस कवर करने के बाद ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाता है। सो दिस वाज द टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक स्कीम को लेकर है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, पीएमएफएमई स्कीम। सो ये स्कीम एक्चुअली शुरुआत तो इसकी 2020-21 में ही हो गई थी और ये 2024-25 तक चलेगा और इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का आउटले से इसे शुरुआत किया भी गया था। हाल ही में ये न्यूज़ आया है, ये पीआईबी का एक न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ये आया था एक अपडेशन कि 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को इससे फ़ायदा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग न्यूज़। सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट अबाउट पीएमएफएमई स्कीम। तो ये पीएमएफएमई स्कीम है क्या? तो फिर से देख लो, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज क्या है? जैसे देखो कि आप देखते होंगे कि आजकल मशरूम का पैकेट अच्छे से पैक होकर के आने लगा है या फिर छोटे-छोटे बिस्किट या फिर कुकीज़ के पैकेट अब लोकल लेवल पर भी अच्छे से बनने लगे हैं। तो इस तरह का जो जो भी इंडस्ट्री है वो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। तो इसे फ़ाइनेंशियल, टेक्निकल और बिज़नेस सपोर्ट देने के लिए, सेटिंग करने के लिए या फिर उसे अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से प्रेफ़रेंस दिया है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया है विद दिस स्कीम, पीएमएफएमई स्कीम। इसे 2020 में एक बार लॉन्च किया गया था और इसका जो 5 इयर्स के लिए इसको ऑपरेशनल रखा गया है, 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक। आउटले इसमें रखा गया है रुपीज़ 10,000 करोड़ फॉर सपोर्टिंग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़। तो इसमें फंडिंग का देख लीजिए, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है वो उसमें सेंटर का एक पार्ट सेंटर पे करता है और एक पार्ट स्टेट पे करता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट हैं वहाँ पर सेंटर 90% पे करेगा और स्टेट जो है वो मात्र 10% करेगा। लेकिन अगर यूटीज़ की बात करें जिसके पास कि अपना लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 40% वो यूटी करता है जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है। और वैसे यूटी जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और अदर स्टेट्स जितने भी रेस्ट रह गए, वहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है और 40% राज्य सरकार को देना होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव यही थे कि माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को इनेबल कर देना है टू इंक्रीज़ एक्सेस टू क्रेडिट बाय एक्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स, एफपीओज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स, इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन बाय स्ट्रेंथनिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। उनको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, जिससे कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन में आ सकें, उसका एक हिस्सा बन सकें। सपोर्ट फॉर ट्रांजिशन ऑफ एक्जिस्टिंग 2 lakh enterprises into formal framework, increased access to common services like common processing facility, laboratories, storage, packaging, marketing and incubation services, strengthening of institutions, research, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी या फिर जो मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा उनको जिसके द्वारा कि वो ये सब कर पाएँ। ओके, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी एट 35% उनको दिया जाएगा और उनका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का सीलिंग बांधा गया है ₹10 लाख का। ₹10 लाख के अंदर का, 10 लाख के अंदर रुपया का, वो जो कुछ भी लेंगे तो उसमें 35% का उनको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगा। द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन विल बी मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द बैलेंस फ्रॉम द लोन। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, आप इसमें अच्छे से देखें। और नोडल मिनिस्ट्री क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यही इसका नोडल मिनिस्ट्री है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही है। 2050 प्रोजेक्ट।
ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज इसलिए हो जाता है बिकॉज हाल ही में इंडिया का सिलेक्शन हुआ है एज द पायनियर लीड कंट्री फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। तो IMO जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी में से एक है। तो उसका अपना एक प्रोजेक्ट है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का अपना गोल है, the goal of the project is to support effective implementation of the initial IMO GHG strategy। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की बातें होती है यहाँ, क्योंकि देखो सी में जो जितने भी शिप चलते हैं ना, तो वो शिप अपने साथ बहुत सारा फ्यूल का कंबशन करते हैं और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण GHG गैसेस का वहाँ पर एमिशन होता है। तो ये जो IMO का अपना एक स्ट्रेटजी है, IMO का जो अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर बातें होती है कि किसी तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर और भी चीज़ों के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये एमिशन को कम किया जाए, ठीक है? जैसे कि देखो हम लोग भी एमिशन कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं ना, जैसे कि एक ही ऑफ़िस में, एक कॉलोनी से 4 ऑफ़िसर्स जाते हैं एक ही ऑफ़िस में अगर, तो चारों ऑफ़िसर्स अगर अपने 4-4 कार से डेली जा रहे हैं, तो क्या होगा? चारों कार एमिशन कर रहा है, चारों में पेट्रोल चल रहे हैं, पैसे की बात हटा दो, एमिशन तो चारों से हो रहा है। लेकिन अगर चारों के चारों अगर एक ही कार से चारों जाने लगे ऑफ़िस, तो फिर क्या होगा? 3 कार का एमिशन डेली बच जाएगा। तो कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह का प्रयास यहाँ पर जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम शिप्स। ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर कि उतना अच्छा इंजन अभी तक वो लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो उनका इंजन बहुत ज़्यादा धुआँ देता है। आप सबको पता है जैसे अभी BS4 आया था, तो उससे भी कम और उससे कम एमिशन करने वाला हो जाता है BS6। तो इस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो इंजन का चलता रहता है। तो वही बात यहाँ पर जो शिप हैं, उनके इंजन के लिए भी लागू होती है। The initial IMO strategy sets out a clear vision and levels of ambition, one of which is to reduce the total annual GHG emissions at least by 50% by 2050 compared to 2008। 2008 से कंपेयर करें तो 2050 तक हमें 50% एमिशन कर देना है, कम कर देना है, ठीक है? जितना 2008 में हम एमिशन कर रहे थे जीएचजी गैसेस का, जीएचजी का, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का, उससे 50% कम एमिशन हमें करना है 2050 में, ठीक है? 2008 में जितना कर रहे थे उससे 50% कम करना है। ये है गोल आईएमओ का। और उस गोल को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है, ग्रीन वॉयेज 2050 प्रोजेक्ट, ठीक है? तो और भी बातें इसमें देखना है तो इस प्रोजेक्ट में ये जो ग्रीन वॉयेज 2050 प्रोजेक्ट है, इसमें 4 कंपोनेंट है। कंपोनेंट पहला माना जाता है डेवलपिंग ग्लोबल टूल्स टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द इनिशियल आईएमओ जीएचजी स्ट्रेटजी। कंपोनेंट नंबर 2 आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी एंड नैप डेवलपमेंट। कंपोनेंट नंबर 3 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलपमेंट। कंपोनेंट नंबर 4 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड पायलट डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो मेन बात है इंडिया को लेकर के, तो वो हमें ये समझना है कि इस प्रोजेक्ट में 12 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और उन कंट्रीज़ का अपना एक क्लासिफ़िकेशन है। कुछ कंट्री जो न्यू हैं, उनको पायलट कंट्रीज़ कहा जाता है और कुछ कंट्री जो अब तक में थोड़े से मैच्योर हो गए हैं इस प्रोजेक्ट में, इनको पायोनियर पायलट कंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है? न्यू पायलट कंट्रीज़ और पायोनियर पायलट कंट्रीज़। तो इंडिया को हाल ही में पायोनियर पायलट कंट्रीज़ के श्रेणी में डाला गया है। तो इसलिए ये एक न्यूज़ है, इसलिए हमें पढ़ना है। एक्चुअली होता क्या है, न्यू पायलट कंट्रीज़ को सिर्फ़ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम एमिशन बेसलाइन उन्हें पता करना होता है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, उनको अपना एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना होता है, उनको अपना एक प्लान रेडी करना होता है। जब तक वो ऐसा कर रहे हैं तब तक वो न्यू पायलट कंट्रीज़ कहलाते हैं। जैसे ही प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स, देन दे आर कॉल्ड पायोनियर पायलट कंट्रीज़। सो इस तरह की बातें हैं। इंडिया अब पायलट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पायोनियर पायलट कंट्रीज फ्रॉम द अर्लियर क्लासिफिकेशन न्यू पायलट कंट्रीज। सो दिस वाज द होल टॉपिक। पार्टनरिंग कंट्रीज की बात करें तो द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रीन वॉयज आर अजरबैजान। ये कंट्रीज का अपना एक लिस्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आपको दे दिया है, सबका अपना अपना। तो ठीक है, देख सकते हैं। हालाँकि आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है कि इसमें कौन है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र तो देख ही सकते हैं हम। अज़रबैजान, बेलीज़,
कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, केनिया, सोलोमन आइलैंड्स, श्रीलंका, चाइना, जॉर्जिया, इंडिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। ओके। इसके अलावा जो आईएमओ के वेबसाइट से मुझे एक बहुत ही अच्छी बात मिली कि आईएमओ का गोल तो एक्चुअली यहाँ पर जो लाइफ बिलो वाटर कह लें, ठीक है? तो ये है। लेकिन आईएमओ का कहना है कि ग्रीन वॉयेज 2050 में हम और भी एसडीजी को लिंक किए हुए हैं। हमें पता है कि 2030 तक हमें 17 एसडीजीज़ को कंप्लीट कर लेना है। तो उन एसडीजीज़ में से 6 एसडीजीज़ के बारे में कह रहा है ये ग्रीन वॉयेज 2050 कि इन सबको हमें कंप्लीट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वो है 5 एसडीजी, 5th एसडीजी जेंडर इक्वालिटी, 7th अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 13th क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर एंड 17th पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कोया ट्राइब। कोया ट्राइब ने बहुत ही एक मार्वेलस एग्जाम्पल सेट किया है सोसाइटी के लिए। कोया ट्राइब का अपना बहुत ही पुराना एक ट्रेडिशन था। उनका एक फ्लूट हुआ करता था, पेरमाकोर उनका उसका नाम था पेरमाकोर, एक फ्लूट था इनका। और ये फ्लूट जो था ना, वो एक जानवर होता है बाइसन, उसके हॉर्न से बनता था ये फ्लूट। और ये फ्लूट बहुत ही अच्छा साउंड करता था, ठीक है? तो सिंस हॉर्न जब भी किसी बाइसन का लिया जाएगा, हॉर्न मतलब तो सींग होता है भई, तो हॉर्न हॉर्न जब भी किसी बाइसन का लिया जाएगा तो बाइसन को मारा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर मरा हुआ बाइसन मिला तो उसका हॉर्न लिया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में बैक जो बाइसन है उसको मारा जाता था। तो इन आदिवासी ट्राइब ने, ये कोया ट्राइब ने ये डिसाइड किया है कि अब से वो पेरमाकोर फ्लूट का जो ट्रेडिशन है उसको गिव अप कर देंगे, ठीक है? दे आर शेडिंग। शेडिंग एक वोकेबुलरी वर्ड भी आपको मिल गया जिसका मीनिंग होता है गिव अप। तो वो अब पूरा ट्राइब ही मिल करके ये डिसाइड किया है कि अब वो गिव अप कर देंगे, बिकॉज़ इससे बाइसन का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। तो कोया ट्राइब के बारे में जान लीजिए। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मल्टी-रेशियल, multilingual tribal communities in India. They live in the forest, plains and valleys on both sides of the Godavari River, which lies in आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में इनका अपना प्रेजेंस देखने को मिलता है। They believe their main deity still resides in a cave in the बस्तर रीजन। तो बस्तर रीजन में किसी गुफा में इनकी जो देवी है वो आज भी वहाँ पर रहती हैं और उनका ये पूजा वूजा करते हैं। लैंग्वेज, मोस्ट कोया स्पीक आइदर गोंडी और तेलुगु इन एडिशन टू कोई। कोई इज क्लोजली रिलेटेड टू गोंडी एंड हैज बीन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय तेलुगु। ऑक्यूपेशन क्या है? ट्रेडिशनली दे आर पैस्टोरलिस्ट्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ठीक है, वो चरवाहे समाज से बिलोंग करते हैं या फिर झूम खेती करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। नाउ डेज दे हैव टेकन अ सेटल्ड कल्टीवेशन इम्प्लीमेंटेड बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड सीजनल फॉरेस्ट कलेक्शंस। और आजकल के दिनों में उनमें से अधिकांश लोग क्या हुए हैं, एक सेटल्ड कल्टीवेशन जैसे नॉर्मल किसान करते हैं उस तरह से ये लोग अब करने लगे हैं। दे इरेक्ट मेनहिर्स इन मेमोरी ऑफ द डेड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि उनके कम्युनिटी में अगर कोई मर जाए तो उसके लिए वो क्या इरेक्ट करते हैं, क्या खड़ा करते हैं, तो मेनहिर इरेक्ट करते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर होता है तो वो अपने डेड के लिए खड़ा करते हैं मेनहिर। और ये कोया ट्राइब है वो करते हैं ऐसा। लैंग्वेजेज में देख लेते हैं अगर, तो कोया, तेलुगु, ओडिया, ये सब लैंग्वेज वो यूज करते हैं। ठीक है। कोयाज adopted bison horns to discover their two cultural forms। बाइसन हॉर्न्स से सिर्फ वो बांसुरी ही नहीं बल्कि कोम्मू कोया डांस भी करते हैं। कोम्मू कोया डांस का एक पिक्चर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो बाइसन का हॉर्न लगा करके यहाँ डांस चल रहा है, ठीक है, ये उनका ट्रेडिशन है। मेनी कोया डेटीज आर फीमेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंग द मदर अर्थ। नाउ द टॉपिक इज कवच सिस्टम। हम सब जानते हैं कि कवच सिस्टम क्या है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा तो सबको ही जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ यही है, रिसेंटली यही हुआ है कि मिनिस्ट्री ने ये कहा है, रेलवे मिनिस्ट्री ने, कि करीब 1465 किलोमीटर राउट में ये लग चुका है अब तक में, एंड 139 लोकोमोटिव्स में भी इसे लगा दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि इंडिया में हज़ारों ट्रेन चलती हैं, तो सब में अभी लगना है और लाखों किलोमीटर का जो रूट है उन सब में इसे अभी लगना बाकी है। आगे देखते हैं, इसमें हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं कि कवच प्रोटेक्शन सिस्टम आखिर है क्या? बेसिक अगर मोटा बात आप जानें तो आपको यही पता चलेगा कि 2 ट्रेन अगर कवच सिस्टम से लैस है, दोनों में अगर कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है,
तो कभी भी पटरी पर दोनों आमने-सामने आ जाएँगे, तो किसी भी सूरत में यहाँ कोलिजन तो नहीं होगा, कभी भी टक्कर नहीं होगा। ये नज़दीक से नज़दीक आकर रुक जाएँगे लेकिन कभी भी टक्कर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ये होगा कैसे? इस ट्रेन में भी जीपीएस लगा है, इस ट्रेन में भी जीपीएस लगा है, ठीक है? और पटरी का जो लाइन है, सिग्नल लाइन, वो स्टेशन बिल्डिंग से कनेक्टेड है। सारी की सारी पटरियों का लाइन स्टेशन बिल्डिंग से कनेक्टेड है। और इसका जीपीएस एक रेडियो एंटीना को सिग्नल दे रहा है और इसका भी जीपीएस एक रेडियो एंटीना को सिग्नल दे रहा है। और वो रेडियो एंटीना से ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। मेन यहाँ पर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये स्टेशन बिल्डिंग में लगा हुआ है और इसमें देखिए, इसमें दोनों ट्रेन का भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है और इसमें पटरी का भी सिग्नल को ला करके जोड़ दिया गया है। और इससे जो एक सिग्नल आता है, इससे जो फिर एक सिग्नल दिया जाता है इस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से, ये कहने का मतलब कि जिस तरह से ट्रेन से इन्फॉर्मेशन एंटीना में यहाँ जा रहा है, ये सिस्टम दोबारा फिर यहाँ से एंटीना के द्वारा ट्रेन में भी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। सिर्फ भेज ही नहीं सकता है, ये सिस्टम ट्रेन के ब्रेक को भी कंट्रोल कर सकता है। और अगर इस स्थिति में दोनों ट्रेन आ जाता है, दोनों का जीपीएस लोकेशन मैच कर जाता है, दोनों का रेलवे का पटरी का भी सिग्नल लाइन मैच कर जाता है, तो फिर ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। जो लोको पायलट है उसको पहले सूचना देगा ब्रेक लगाने का, दोनों लोको पायलट को ये सूचना देगा कि ब्रेक लगाओ। और फाइनली दोनों ब्रेक अगर ना भी लगा पाएँ, तो ये ऑटोमेटिक दोनों ट्रेन को ब्रेक लगा देगा। ये यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि ट्रेन का ब्रेक अब इसके कंट्रोल में है, ठीक है? इसके अलावा ट्रेन अगर जा रही है, कहीं पर रेड सिग्नल आ गया, तो रेड सिग्नल को ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कवच सिस्टम और ये रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतनी सारी बातें हैं और उन्हीं बातों को जो कि मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, उन्हीं को मैंने यहाँ लेआउट करके दिया हुआ है। इट इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। काश ये हमारे देश में 5 साल पहले पूरे हर एक पट्टी में लगा हुआ था। तो ये जो घटना हुआ था, बहुत ही दुखद घटना, ये नहीं होता। ये देखने के बाद तो आँखें नम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और ज़्यादा, जिसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि वेदर कंडीशन सच एज़ डेंस फॉग में भी जो ये कवच सिस्टम है बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ट्रेन अगर लोको पायलट नहीं भी देख पाया सामने कुछ, तो कवच अपने इन्फॉर्मेशन पावर से, अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम से कोई भी अनहोनी होने से ट्रेन को बचाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम IES। The Union Cabinet recently approved an additional allocation of rupees 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपए और डाले गए हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में। ये होता क्या है? देखो, अगर कोई MSME सेक्टर है, वो अगर देश के लिए एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे देश के लिए एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब देश के लिए वो बाहर से डॉलर अपने देश में ला रहा है, ठीक है? एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है? कि डॉलर अपने देश में ला रहा है तो रुपया स्ट्रांग होगा। तो रुपया को वो स्ट्रांग कर रहा है तो इसके लिए तो उसे प्राइज़ मिलना चाहिए। तो मिलता है कैसे? अगर ये एक्सपोर्ट करने के लिए कहीं किसी बैंक से लोन लेता है, तो लोन लेकर के ये अपना प्रोडक्ट तैयार करता है और वो एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट करने के बाद वो अपना सबमिशन करेगा बैंक में जाकर कि देखिए बैंक वाले भाई साहब, हमने इतने रुपए का लोन लिया था, हमने 1 करोड़ का लोन लिया था और उसमें मैंने एक्सपोर्ट किया और ये फलाने देश में बिक चुका है। तो फिर वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होता है, वहाँ से बैंक कन्फर्म करेगा कि हाँ, सच में इसने सब कुछ किया है। सारा पेपर ये सबमिट करेगा, जो MSME वाला है वो बैंक को सारा सब पेपर सबमिट करेगा, जिस बैंक से उसने लोन लिया है। तो बैंक उसको क्या करेगा कि उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है ना, उसके इंटरेस्ट में से उसने लोन लेकर के जो सामान था वो तैयार करके एक्सपोर्ट किया था, तो जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट पर उसे 2 टू 3% का एक वेवर दे देगा, ठीक है? बैंक दे देगा और वो 2 टू 3% का जो वेवर बैंक ने उसे दिया है, वो बैंक को फिर RBI देगा। जब RBI उसके द्वारा सबमिट किया गया, यानी कि MSME के द्वारा सबमिट किया गया पेपर जब बैंक RBI को दिखाएगा, तो RBI इसके बैंक को वापस जो पैसा उसने उसे दिया है, वो पैसा RBI बैंक को लौटा देगा। इसी स्कीम का नाम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो ये सारी बातें हैं। इट वाज इनिशियली वैलिड फॉर 5 ईयर्स अप टू 30 मार्च 2020 2015 में इसे शुरू किया गया था,
ठीक है? 1 अप्रैल 2015 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन टाइम-टाइम पर इसके जो टेन्योर है उसको बढ़ाते ही जा रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि इससे बहुत लाभ हो रहा है, बहुत सारे कंपनी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हाल ही में 2500 करोड़ का एलोकेशन और किया गया है इस स्कीम में। और आपको बता दें कि इसी साल मई या जून की बात है, इसी साल क्या हुआ था कि जो कैप किया गया था 10 करोड़ रुपीज़ पर एनम पर आईईसी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड में जो भी एक एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करेगा, उसको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा, ठीक है? तो उसमें अब कैप लगा दिया गया कि आपको जो मिलता था छूट जो मिलता था वो आपको 10 करोड़ पर एनम से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। पहले तो वो अनलिमिटेड था, लेकिन उसे 10 करोड़ पर एनम पे किया गया था। ये इसी साल की बात है। 3% एमएसएमई को मिलता है, आई एम सॉरी मैंने 2% कह दिया था, 3% एमएसएमई को मिलता है और 2% किससे मिलता है? 2% ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को 2% और एमएसएमई को 3% का लाभ दिया जाता है। तो ये याद रहेगा आपको शायद। और ये क्या है आपको मोटा-मोटा समझ में आ गया और उतना ही समझना है, करंट अफ़ेयर्स में हमें उतना ही समझना है। कंप्लीट समझना है तो इकोनॉमी पढ़ने के लिए मेरे पास आ जाइए। व्हाट इज़ मैसेचिनस ओरिएंटलिस? देखो, मैसेचिनस ओरिएंटलिस, अब इसका सही प्रोनंसिएशन क्या है आई डोंट नो, ठीक है? अ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो फिर कमेंट थ्रेड में इसको सही कर दो। साइंटिस्ट रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ हेजडॉग। हेजडॉग क्या होता है हम अभी इसे देखेंगे। तो मिसेचिनस ओरिएंटलिस एक न्यू स्पीशीज़ ऑफ हेजडॉग है। तो हेजडॉग क्या है उसका एक देख लो, डिस्क्रिप्शन यहाँ है। दिस इज़ हेजडॉग, द हेजडॉग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इस तरह का हेजडॉग होता है, कुछ थोड़ा-थोड़ा देखने में छुछुंदर जैसा लगता है, ठीक है? लेकिन ये छुछुंदर है नहीं। सो दीज़ आर हेजडॉग्स, ओके? तो इसी हेजडॉग्स में से एक न्यू स्पीशीज़ खोजा गया है। ये क्यूट सा हेजडॉग आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या रखा गया है? मेसेचिनस ओरिएंटलिस। ये खोजा कहाँ गया है? तो स्क्रबलैंड एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ ईस्टर्न चाइना। तो ईस्टर्न चाइना के स्क्रबलैंड और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से देखा गया है। तो इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ हेजडॉग करेंटली नॉन फ्रॉम सदर्न अनहुई एंड नॉर्थ वेस्टर्न जेजियांग रीजन बोथ इन ईस्टर्न चाइना। इट इज करेंटली द साउथ ईस्टर्न मोस्ट स्पीशीज ऑफ मेसेचिनस। इट इज़ अ स्मॉल जीनस ऑफ मैमल्स इन द हेजडॉग फैमिली। हैबिटेट कहाँ है इसका? तो इट कैन बी फाउंड इन स्क्रबलैंड एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो स्क्रबलैंड किसे कहा जाता है? क्या आप बता सकते हैं? याद रखिएगा, स्क्रबलैंड उसे कहा जाता है जो समर में क्या होता है कि समर में पूरा ड्राई होता है, एकदम पूरा ड्राई होता है और हॉट होता है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि यहाँ पर मॉइस्चर होता है। तो ऐसे लैंड को कहा जाता है स्क्रबलैंड, ठीक है? सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये देखने को मिलता है। पिक्चर इसका इस तरह का है। फीचर्स इसके हैं, स्मॉल बॉडीड हेजडॉग, 1.8 टू 2 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। देयर आर 4 कलर्स रिंग ऑन द स्पाइन फ्रॉम द बेस टू द टिप। नोज इज ब्राउन,